के लिए एक ही मैसेज है फ्रॉम सुमन कुमार कि ये जो तुमने नारा दिया है हंस के लिए आओ पाकिस्तान, अब लड़के लूंगा हिंदुस्तान, तुम सुन लो। कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची भी ले लेंगे, लाहौर कराची भी ले लेंगे। अटक कटक से सिंधु नदी, अटक कटक से सिंधु नदी, सब कुछ हमको प्यारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। नापाक इरादा रखने वाले हम ही को आंख दिखाता है, कभी हंसता है कभी गुर्राता है, और हम ही को आंख दिखाता है। तो मित्रों, बहुत अरसे बाद भारत का जो नेतृत्व है, बहुत अरसे बाद वर्तमान भारत का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतीक स्वयंसेवक के हाथ में है। नाम है उनका ऑनरेबल मोदी जी, और मोदी जी माने टिकाऊ, बिकाऊ नहीं है। मोदी जी है, सब कुछ पॉसिबल है। पहली बार चाइना पीछे हटा, रिट्रीट किया, और इसके पहले जितने आका थे सब जी हुजूरी बजाते थे, चाइना के माल खरीदते थे, चाइना को अपना टीआरपी दिलवाते थे, ऐसा ऐसा नेता थे। तो मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आपको सच्चाई से अवगत होनी चाहिए। वेयर आर वी, और हमें क्या करना है। हमें अच्छे विद्यार्थी तो बनना ही बनना है। उस अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ देशभक्त, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट के लिए हमको प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। तो मैं कौन हूं, मेरा हैसियत क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा पहचान क्या है, मेरा मूल मकसद क्या है, जब तक इन विषय को आप नहीं समझेंगे, पढ़ाई लिखाई तो आप कर लेंगे, इंस्टीट्यूशन में दाखिला तो आपका हो जाएगा, अंततोगत्ता जॉब तो आप प्राप्त कर लोगे। केवल चाकरी करोगे, नौकरी करोगे, केवल चाकरी और नौकरी हम आपसे नहीं चाहते हैं। स्वाभिमान के साथ जीना सीखो। यह देश किसका, यह देश किसका, आज सवाल है। हम किसी को भी खड़ा करते हैं, पूछते ये देश किसका, कहता सबका। अरे सबका माने केकरा, उस पर वो बोलता नहीं है। तो ये देश किसका, जो भारत को जानेगा, जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के बनेगा, जो भारत को बनाएगा, भारत उन सभीयों का। भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत में यदि रहना होगा, जनगण मन अधिनायक को, हर जन को, हर मन को अपनाना होगा। भारत में यदि रहना होगा, हर जन को, हर मन को भारतीयता में रंगना ही होगा। भारत में यदि रहना होगा, यहाँ का तीज, यहाँ का त्योहार, यहाँ का होली, यहाँ का दीपावली में हर मन को रंगना ही होगा। और जो नहीं है राम का, जो नहीं है राम का, वो नहीं किसी काम का। जब तक जीवित रहते हैं, कुछ डरपोका लोग हैं। अब यहाँ ऐसा लोग नहीं है, मुझे पक्का विश्वास है। कुछ डरपोक लोग हैं जो जीते जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम से घबराता है, डरता है, सोचता है कहीं टीआरपी ना खट जाए, कहीं नौकरी से हाथ धो ना बैठे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी खाली एक डीटी नहीं है, खाली एक गॉड नहीं है, पुरुषों में उत्तम है। उनका व्यवहार, उनका चरित्र, वो हमारे लिए पग पग के इंस्पायरर है। यह देश किसका, यह देश गोरी और गजनबियों का नहीं है। यह देश बाबर का नहीं है, तैमूर के औलादों का नहीं है। यह देश खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी का, विनय बादल दिनेश जी का, परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी का, माधव राव सदाशिव गोलवरकर जी का, फूलो झानो जी का, भगवान बिरसा मुंडा जी का, सीता माता जी का, चांद भैरव जी का। यह देश राणा प्रताप जी का, छत्रपति शिवाजी का है। यह देश आजी काजी पाजी के औलादों का नहीं है, बाबर का नहीं है, गौरी का नहीं है, चंगेज के औलादों का तो कदापि नहीं है। और रही बात तैमूर का, उसका भी ससुरा नहीं है।
अब इतनी बात अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और मैं फिर कह रहा हूं, कोई नेता, कोई अभिनेता इस बात को नहीं बताएगा, क्योंकि वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तो मैंने पहले ही कहा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। भारत में रह करके भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रह करके भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। This is not just a mere land, it is our holy motherland. If land is lost, everything is lost. पराविलंबी देश जगत में कभी नहीं जस पा सकता है। मृग तृष्णा में मत भटको, छीना सब कुछ जा सकता है। अब पड़ोसी के घर में कोई दंड बैठक लगा रहा है, वो हमको आके कहता है, सर जी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वो चढ़ाई कर देगा। अरे तुमको कौन मना किया ससुरा? अरे वो अगर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है, व्हाई डोंट यू? हम क्यों नहीं? मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों को समझते हुए, इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए, और जैसे मैंने परिचय में बताया, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवक हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखने के लिए, समझने के लिए चर्च द्वारा भेजा गया था। संघ से प्रेरणा लेकर के, संघ से प्रेरित होकर के, संघ का जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली से इंस्पायर्ड होकर के मैं सोलोमन से सुमन कुमार बना। There are lakhs of people who really got inspiration from RSS. RSS आज के तारीख में कोई अछूता संगठन नहीं है। देशभक्त हमें बनना ही चाहिए, देशभक्त हमें होना ही चाहिए, हमें बनना ही चाहिए। मातृ वतन को नमन करना ही चाहिए। मातृ वतन के वैल्यूज को अगर हम नहीं समझेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे, तो कौन समझेगा? कोई गोरी और गजनबी के औलाद समझेगा। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करता था, वहां जो कल्चर है, वहां 4D कल्चर है, डांस, डिस्को, ड्रग्स एंड डाइवोर्स कल्चर। अभी सिंगापुर के बारे में रंजीत जी का परिचय आया। रंजीत जी फ्रॉम सिंगापुर। एक बार मैं सिंगापुर में गया था, उस समय मैं सोलोमन था। सोलोमन के बाद जब मैं कन्वर्ट होकर के जब मैं फिर दोबारा सिंगापुर गया, यहाँ का दर्शन, यहाँ का चिंतन को समझते हुए जब मैं फिर अब्रॉड में गया, एक्चुअली मैं रिजाइन देने के लिए गया था, तो सिंगापुर में मैं कुछ घंटे के लिए गया था। चांस का बात है, बरियल ग्राउंड से मैं गुजर रहा था। बरियल ग्राउंड समझ में आता है ना क्या है? जहाँ लोग कयामत तक लेटे रहते हैं। बरियल ग्राउंड से मैं क्रॉस कर रहा था। वहाँ मैंने एक माता जी को, अब उधर के भाषा में मैंने एक लेडी को देखा, एक ग्रेवयार्ड पर वो हवा दे रही थी। एक छोटा सा फैन लेकर के आई थी, ऑटोमेटिक फैन। उस ऑटोमेटिक फैन को ऑन करके उस ग्रेवयार्ड को ऊपर लगाया हुआ था। अब हमको लगा भाई सिंगापुर जैसा एरिया में डांस, डिस्को, ड्रग्स, डाइवोर्स कल्चर के एनवायरनमेंट में ये पति प्रथा कहाँ से पैदा हो गया रे भाई। अब हम से रहा नहीं गया। हम गाड़ी वालों को कहा कि तनी भैया गाड़ियाँ रोकिए, तनी हमको बरियल ग्राउंड में जरा जाने दीजिए। अब वो कहने लगा, सर जी बरियल ग्राउंड में काला जाइएगा, वहाँ तो आत्मा भटकते रहता है। आने कहने नहीं, वो माता जी क्या कर रहे, तनी हमको देखने दीजिए। अब हम जब माता जी के नजदीक में गए, तो उसका नाम भी लिखा था, उसका हस्बैंड का उसमें लिखल था जॉन। अब जॉन जी तो चले गए। अब हम देख रहे माता जी पंखा लगा दिए। तो हमको इतना समझ में आ गया कि बस वो अभी वो बना ही था। जो ग्रेवयार्ड है, हमको लगा कि जॉन जी लग रहा अभी भी प्राण छोड़ा है और अभी सीमेंट गाड़ा से ओकरा दफना दिया गया है। तो हमने कहा ये पंखा काहेला चला रहा है भाई। अब हम पूछे तो पूछे कैसे, और वहां लिखल है साइलेंस प्लीज। फिर भी हमने बड़ी हिम्मत जुटाया, दाएं बाएं देखा, हमने माता जी को प्रणाम किया। तो जैसे हमने कहा माता जी प्रणाम, आई एम नॉट एट ऑल योर मदर नॉर योर माई सन। और बड़ा बिगड़ गया, हमारे ऊपर अंग्रेजी में झाड़ दिया, ना मैं तेरा माँ हूँ ना तू मेरा बेटा है। हमने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम भारत, और भारत में मैडम शब्द नहीं बोलते हैं, हम माता जी बोलते हैं। तो माता जी ने बोला क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? हमने कहा माता जी भारत में तो पतिव्रता हमने देखा है, अब आप कौन सा व्रता में हैं? तो वो हमसे पूछ रहा क्या बात है, तुम ऐसा क्यों, क्या सोचते हो? हमने कहा पंखा काहे लगा के रखे हैं इस बरियल ग्राउंड के ऊपर। कह रहा सच बताऊं कि झूठ बताऊं? हमने कहा सच बता दीजिए। अब एक सनातनी को झूठ काहे बताइए? तो हमने उनसे पूछा बात क्या है?
उन्होंने कहा वो झाड़ के पीछे देखो, माय बॉयफ्रेंड इज स्टैंडिंग देयर, ये जल्दी से सूख जा तो हम एंगेजमेंट करके दूसरा ब्याह रचा। तो हमने कहा बताइए कहाँ फंस गए हैं। समझ में आ गया ना? वो बताया कि उसका बॉयफ्रेंड झाड़ में खड़ल है और ये जल्दी ससुरा सूखे, क्योंकि यहाँ इतना कम से कम समय दो कि ये जल्दी सूखे तो हम उधर चले। अब बताइए वो वहां से 7 समुंदर पार आकर के हमको बता रहा है टू लीड अ मोक्ष लाइफ, हमको बता रहा है यीशु मसीह को धारण करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अरे तुमका तो मोक्ष मिलवे नहीं, क्या तुम भटक रहे हो, तुम भटकर लाल हो और हमको तुम बता रहे हो मोक्ष। तो कहने का भाव ये है, हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा परंपरा, हमारा परिपाटी, हमारा संस्कार, हमारा सांस्कृतिक धरोहर इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, उसको समझ लो, उसको समझो, उसके डेप्थ पर जाओ। मैं जब भारत में पहली बार एंट्री किया, टाइटल सुन के हमको बहुत मजा आया। एक का परिचय आया चतुर्वेदी, दूसरा बोलता है त्रिवेदी, तीसरा बोलता है द्विवेदी। तो चतुर्वेदी जी के पास हम जाके बोले, चतुर्वेदी जी हैव यू एवर सीन 4 वेदा? तो कहता है नो। तो उन्होंने कहा नाम दिया चतुर्वेदी, चारों वेदा। बोला नो। उन्होंने कहा हैव यू एवर हर्ड अबाउट वेदा? बोला नो। तो त्रिवेदी को हमको लगा चलो 4 नहीं सुना, त्रिवेदी से पूछ ले। त्रिवेदी को पूछा हैव यू एवर हर्ड? वो बोला नो और नाम लिख दिया त्रिवेदी। हम तो समझे कम से कम 3 जानबे करेगा। ओकरा बात मिल गया द्विवेदी। अब द्विवेदी से हम पूछते हैं द्विवेदी जी आप? बोला हमको माफ करो। अब बचा कौन भाई? अरे भाई चतुर्वेदी नहीं देखा, त्रिवेदी नहीं देखा, द्विवेदी नहीं देखा, तो अवेदा है कहा सब? जो वेद को ना देखा है ना जाना है, तो ये करने से चलेगा? वी मस्ट नो आवर स्क्रिप्चर्स। हम अगर अपने परंपरा, अपनी परिपाटी, अपने स्क्रिप्चर्स को नहीं जानेंगे तो कोई मार्क्स मैकॉलर मरियम पुत्रों के औलादे पढ़ेगा या जानेगा? मेरा आप सबसे निवेदन है, want to lead a success life, back to Vedas। हमको वेद को समझना पड़ेगा। वेद का दर्शन है, जो वेद का जो चिंतन है, वेद में जो वर्णित है, उन वेद में जो श्लोक है, भगवत गीता है, वो एक एसेंस ऑफ लाइफ है। गीता ओनली फॉर हिंदूज ऐसा बिल्कुल नहीं है। गीता फॉर ऑल, गीता फॉर, भगवत गीता फॉर ऑल। अभी मैं अगर आपसे पूछ लूं, तनी देखे जरा कौन कौन भगवत गीता को खाली दर्शन किए हैं, जरा हाथ उठाइए। जो लोग भगवत गीता को केवल देखे हैं, अभी पढ़े हैं नहीं पूछ रहे हैं, खाली थोबड़ा देखे हैं, जरा हाथ उठाइए। आप देखिए गिने चुने लोग, मंच वाले तो पक्के हैं, बाकी इधर सब कच्चे हैं। जो खाली गीता को देखे हैं, अभी अगर मैं पूछ दूं एक आध कोई श्लोक बताइएगा तो गूगल चाचा का मदद लेना चालू कर दीजिएगा। ये मैं हंसने का बात नहीं कर रहा हूं। आज के तारीख में एक बात पक्का कर दो कि हम अवेदा नहीं रहेंगे। एटलीस्ट 4 वेद के दर्शन कर लेंगे और 4 वेद में से एक वेद तो हम पढ़ ही लेंगे। इतना तो पक्का करो। अब इतना भी नहीं पक्का है तो फिर हमको लगेगा गलती से हम अवेदा के बीच में आ गए हैं। और मैंने पहले ही कहा, बिहार माने जे केहू न माने हार, वो है हमार बिहार। अगर वास्तव में उस वाक्य को चरितार्थ करना चाहते हैं, ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण कर, भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, माता का रूप है प्यारा, करना इसी के रक्षा यही कर्तव्य है हमारा। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है। हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो अतीत है, हमारा जो अतीत था वो स्वर्णिम था। तो हमें कैसा बनना है, हमें कैसा बनना है? तैयार, तत्पर, स्वनिर्माण कर समरस हिंदू समाज का निर्माण में कहीं हम पीछे न रह जाएं। और हमारे लिए आदर्श कौन है? वो है हनुमान जी। हनुमान जी ने स्वयं कभी अपना परिचय में ये नहीं जताया, ये नहीं बताया मैं हनुमान। हनुमान जी ने सदैव अपने परिचय में बताया मैं राम भक्त हनुमान। ये जो कभी कभी व्यक्ति को लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ चला रहा हूं, ये उसकी मूर्खता है। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इसलिए राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। इस राष्ट्र को, इस देश को, इस देश को, इस राष्ट्र को पुनः
परम वैभव तक पहुंचाए बिना हमें विराम नहीं लेना है। इसके लिए आइए हम सब आज इस पावन घड़ी पर संकल्प लें कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए आगे आए। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद डॉक्टर सुमन जी, धन्यवाद। तो जो आपने सुना अभी डॉक्टर सलन जी इसके बारे में बताएंगे। और अगला जो स्पीकर है हाँ लगे हुए हैं सुमन जी, अगला स्पीकर है था नहीं, मकसद है कि हमारे बीच में हमारे बच्चे कैसे जाने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को कैसे जाने, अपने सक्सेस को हम कैसे पाएंगे, साइंस में कैसे आगे बढ़े, मेडिकल के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज हमने संस्कारों की चर्चा में डॉक्टर सुमन जी के बारे में सुना। इन्होंने कितना अच्छा कहा, आप सपना देखते हो तो इससे आप कुछ नहीं पा सकते हो। कोई आपको कितना भी टिप्स क्यों नहीं दे दे, टिप्स पर टिप्स दिन रात पढ़ते रहो, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। आप ये देखो कि आप दिन भर में जागते कितने हो। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। आज मैं भी इनसे सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूँ कि मैं भी ये सीखा हूँ कि मैं कितना देर जागता हूँ। आज से मैं ये जरूर अपने आप में एक परिवर्तन लाऊंगा कि मैं जितना अधिक से अधिक जाग पाऊँ। और हमें लगता है सक्सेस का यही सबसे बड़ा महामंत्र है कि हम कितना देर जाग करके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी जकार्ता से अपने बीच में आएंगे, उनको लिंक भेज दो। मैं सुनाना चाहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान तेरी मुट्ठी में है, जिंदगी की असली उड़ान तेरी मुट्ठी में है, तेरी अपनी पहचान तेरी मुट्ठी में है। तुम क्या बनोगे भविष्य में, ये पहचान जो है ना वो तेरी मुट्ठी में है। तू अपनी मुट्ठी से निकाल ले तेरे को क्या नाम से, किस रूप से दुनिया जाने। डॉक्टर सोलोमन से डॉक्टर सुमन बन गए, तो ये पहचान इन्होंने खुद अपनी मुट्ठी से निकाला, इनको कोई दिया नहीं। जिंदगी की असली उड़ान तेरी मुट्ठी में है, तेरी अपनी पहचान तेरी मुट्ठी में है। पूरी ताकत से फैलाओ अपने पंखों को, नाप लो पूरा आसमान तेरी मुट्ठी में है, नाप लो पूरा आसमान तेरी मुट्ठी में है। दूसरा लाइन है कि अभी भी जाग लो सवेरा तेरे सामने है, अभी भी जाग लो सवेरा तेरे सामने। मिटा दो उसको, मिटा दो उसको जो अंधेरा तेरे सामने है। तेरे पास तरकस है, बांध तेरी मुट्ठी में है, तेरे पास तरकस है, बांध तेरी मुट्ठी में है। नाप लो पूरा आसमान तेरी मुट्ठी में है। दूसरा लाइन है, एक बार गिरे हो, दो बार गिरे हो, 3 बार गिरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठ के खड़े हो जाओ। एक बार, बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, बाद में कर लेना। एक बार गिरे हो, 2 बार गिरे हो, 3 बार गिरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठ के खड़े हो जाओ। स्वयं को छोटा मत समझो, अब बड़े हो जाओ। स्वयं को छोटा मत समझो, अब बड़े हो जाओ। मार लो पूरा मैदान तेरी मुट्ठी में है, मार लो पूरा मैदान तेरी मुट्ठी में है। नाप लो पूरा आसमान तेरी मुट्ठी में है। अंतिम लाइन लिखा था कि फिर मत कहना किसी ने जगाया नहीं। आज सोलोमन जैसा एक व्यक्ति सुमन बन के आपके सामने जगाने आया है। सहजानंद जी जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये आपको जगाने आए हैं। अभयानंद जी जो अभी आपको जगा करके गए हैं। तो फिर मत कहना कि किसी ने जगाया नहीं, ये सवेरा भी हो गया, किसी ने बताया नहीं। सफलता का मंत्र, सफलता का मंत्र तेरा ध्यान। अभी मैडम ने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था कि हमें वेदों की ओर जाना पड़ेगा। जब तक हम वेदों की ओर नहीं मुड़ेंगे, आज जो विज्ञान की चर्चा हम करते हैं, जिस विज्ञान से हम इतने खुश हैं कि हमको तो बहुत सुविधा मिल गया, ये विज्ञान भाइयों, ये वेद का ही देन विज्ञान है। तो जो सफलता का मूल मंत्र है वो है अपना ध्यान। हम किस चीज पे अपना ध्यान लगाते हैं, तो वही कहना है कि फिर मत कहना किसी ने जगाया नहीं, ये सवेरा हो गया, किसी ने बताया। रोशनी डालना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बिहार से हूं। मेरा गांव हुआ वैशाली जिला में, DPS बोकारो में
उसके बाद बीटेक में, और कैसे वहाँ के जो बच्चे हैं वो इस एक्सपीरियंस का लाभ उठा सके। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि जो अभी जैसे वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सुने इससे पहले जो बच्चों ने पूछे थे कि वो अभी 11th में हैं, वो अभी 12th में हैं, या कुछ लोग हैं जो अभी बीएससी कर चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि आगे करियर में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज हुई कि मेन चीज है, लोग फोकस करते हैं आईआईटी है, मेडिकल है, ये सब चीजें हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। मींस आईआईटी में हर साल सिलेक्शन कुछ मैक्सिमम 20,000, 15 लाख बच्चे, 16 लाख बच्चे इंजीनियरिंग का एग्जाम भरते हैं, तो इस एजुकेशन से डिप्राइव है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, बहुत से कारण होगा, वो बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, वो बहुत अच्छा संस्थान है इंडिया का जो कि बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन जो जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो क्या करें, क्या करना चाहिए? अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, या इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है? इसका एक कारण फैमिली भी है। बहुत सारे घरों में ये प्रेशर रहता है कि हाँ आईआईटी करना ही है, अगर बच्चों से आईआईटी नहीं हो पाती तो उन्हें हो गया, अब वो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रांग होना जरूरी है, जिसके लिए कोई आईआईटी कोचिंग किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो प्राथमिक शिक्षा आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो बेसिक चीज, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस जो आपने 10th में पढ़ा है या 12th में पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए बेसिक लेवल। कारण मैं ही हूँ, मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी, ऐसा नहीं कि नहीं की थी, लेकिन मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा कॉलेज एक सामान्य कॉलेज था, लेकिन आप जब वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जब आप, तो वहां जाने के बाद हर एक संस्थान में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बस ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना इनकैश कर पाते हैं। आप वहां जाके, क्योंकि सामान्यतः अगर देखा जाए तो हमारे बिहार में अभी उतने इंजीनियरिंग कॉलेज या उतने मेडिकल कॉलेज नहीं, तो सामान्यतः ये होता है कि सारे बच्चे बिहार आगे पढ़ने के लिए, तो वहां जाने के बाद आपको वैसा कोई गाइडेंस नहीं रहता। यहाँ पे तो आप घर में परिवार के साथ रहते हैं, आपके घर में माता पिता हैं, वो आपकी पढ़ाई लिखाई को देख रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपको वैसा कोई गाइडेंस रहता नहीं। या 12th में भी बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता, बच्चों को खुद से देखना पड़ता है कि हाँ कैसे पढ़ाई करूँ, क्या पढ़ाई करूँ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सही टाइम पे गाइडेंस मिले कि आपको आगे करना क्या है। जैसे जब मैं बीटेक में गया उस समय, या जब मैं 12th पास किया, अभी एक बच्चे ने भी जो अभी आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है, उसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसे नीट हर्डल के बाद, उसके बाद अभयानंद सर से उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद उसे पता चला। लेकिन हर एक बच्चे को तो ऐसे किसी गाइडेंस का मिलना मुश्किल है जो उसे बता सके। इसलिए मैं रंजीत जी का फिर से आभारी हूं कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किए जहां पे हर एक बच्चों तक और हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच सके कि हाँ बेसिक गाइडेंस मिल सके उनको आराम से। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको पता रहे कि हर फील्ड क्या है। जैसे हमारे बिहार में या देखा जाता है कि लोगों की एक ही धारणा है कि या तो मेडिकल करना है या तो इंजीनियरिंग करना है, उसके अलावा लोगों को जानकारी ही नहीं है कि हाँ और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसे थोड़ा सा मतलब लोअर समझा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर कुछ और कर रहा है तो उसको बढ़ावा दिया जाए। लोग कहते हैं नहीं तुम्हारा आईआईटी नहीं हुआ है इसीलिए तुम दूसरा ऑप्शन तलाश लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल साइंसेज हो गया, बेसिक साइंसेज में केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, इसको भी आप पढ़ के इसमें भी बैचलर डिग्री करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं आगे, हायर स्टडीज में भी, रिसर्च में भी। क्योंकि जो भी रिसर्च है, अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो जितनी भी रिसर्च है वो बेसिक साइंसेज से ही निकली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
सब उसी का एप्लीकेशन है आगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग ही एक फील्ड है जिसमें इंसान एक्सेल कर सकता है, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जिसमें काम किया जा सकता है। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है, और जो बच्चे 10th में हैं, 12th में हैं, उन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत है कि हाँ, तुम आगे क्या क्या कर सकते हो, आगे इस फील्ड में ये चीजें हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैं बीटेक ज्वाइन करने वाला, उस टाइम भी एक बड़ी दुविधा रहती है बच्चों के अंदर कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करूं। तो बच्चे सामान्यतः ये देखते हैं कि हाँ, उनके सीनियर या उनके जानने पहचानने वाले क्या ब्रांच लिए थे, वो उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मेरे भैया ने या मेरी दीदी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी या मेरे चाचा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है क्या। हर किसी को पता चले कि हाँ, 11-12 से ही लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या फील्ड है जिनमें वो जा सकते हैं, तभी उनका इंटरेस्ट आएगा, तभी वो जान पाएंगे कि आगे क्या करना है। तो जैसे टाइम की कमी पर मैं तो आगे बढ़ना चाहूंगा कि जैसे मैं ताइवान में हूँ यहाँ पे, तो ताइवान में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। तो ताइवान में जैसे आप हायर स्टडीज के लिए देखें तो बैचलर हो गया, बीटेक हो गया, मास्टर्स हो गया या पीएचडी हो गया, यहाँ पर आपको फुल स्कॉलरशिप मिलती है, आपको अपने पढ़ाई पे कोई खर्चा नहीं होता। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो आपके पढ़ाई का पूरा ख्याल रखेगी, आपको स्टाइपेंड भी देगी। आप जैसे फोन चलाते हैं, ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपके पास जिस भी कंपनी का फोन हो उसके अंदर जो चिप लगा है वो यही कंपनी बनाती है। तो जब आप यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो उन बड़ी कंपनीज में, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आप काम कर पाएंगे। और उसके बाद जैसे रंजीत जी इतने दिन और ये सब रिसर्च वर्क करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी में जैसे मैं अभी काम कर रहा हूं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है आने के लिए यहाँ पे तो मुझे फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको और डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इस चीज को रैप अप कर दूं क्योंकि टाइम की कमी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो ग्रुप में मैसेज दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तो कुछ बच्चे जो है अभी चले गए हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो वो लोग को मैंने बोला था कि रिक्वेस्ट किया था कि NYCC में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आप जरा उस पर एक्टिव रहेंगे, रिप्लाई करेंगे। जी जी धन्यवाद। आपका जो गिफ्ट है जो इधर का हम लोग सम्मान देना चाहते हैं वो ऑनलाइन के थ्रू ही है, अभी हम भेजेंगे आपको, पहुंच पाएंगे वहाँ पे। धन्यवाद। ऐसे ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंचम जी। आप वहां रह के भी हम लोगों को लाइव देख रहे हैं और लाइव सुन रहे हैं और इतना समय दिया हम लोगों को। बहुत सारे सवाल तो हैं, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। अब हमारे बीच माननीय डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह आ रहे हैं। डॉक्टर सहजानंद जी अभी रिनाउंड सर्जन है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे बीच में है। आने तो थोड़ी विलम्ब हुई है कि वो बिहार शरीफ का जाम था, तो इनका कार्यक्रम में थोड़ी व्यस्तता के चलते हुई है विलम्ब, लेकिन हमें सुने इनके बारे में जाने की मेडिकल लाइन में क्या अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर, पैरामेडिकल्स और क्या अपॉर्चुनिटी आ सकता है हमारे बच्चों के लिए, ये सुना जाए। इस प्रोग्राम को कम से कम 50,000 युवा ऑनलाइन देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे जो है, क्योंकि कोरोना काल में मात्र 100 बच्चों का अप्रूवल मिला था हम लोग को, तो इसलिए इस जगह को घेरा गया कि सब लोग का एंट्री नहीं किया जाए। नहीं तो हमारा विचार था कि बीच में स्टेज बना के ओपन रखते इसको, जैसे नेता लोग करते, हमारे बच्चे भी इस प्रोग्राम को सुन सकते थे, लेकिन कोरोना काल के चलते इसे लिमिटेड रूप में रखा गया है। लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के इनसे रूबरू होने के लिए बोला है और सबने सहमति जताई है। तो डॉक्टर सहजानंद जी जो भी इधर उधर है वो आप अंदर आकर के बैठिए, और ऐसा मौका बहुत कम मिलेगा। डॉक्टर सहजानंद जी जैसे
व्यक्ति आपके बीच में आए हैं। स्वभाव से भी मैं इनके बारे में सुना, बहुत सरल है। तो ये अपना सौभाग्य है कि हम इनको देख रहे हैं। जो बच्चे इधर उधर हैं वो आ जाइए और सुनिए इनको और इनसे लाभ लीजिए। जोरदार तालियों। धन्यवाद रंजीत जी, आपने बहुत अच्छा शुभ काम बुलाया है, मैं इसके लिए आभारी रहूँगा। आदरणीय डॉक्टर सुमन जी, प्रोफेसर मनोज राय, रंजीत जी, परमेंद्र जी, राजसूर जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, गौतम कत्यान जी, मृत्युंजय जी, देवियन सज्जनों, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कम्पीट नहीं कर सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता है। आपको शुरू से इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई ठीक करने की ज़रूरत है। यदि आप ठीक से शुरू से पढ़िएगा क्लास 1 से लेकर के 10+2 तक, तो आप अवश्य करिएगा। मैं एक किसान का लड़का, लोधीपुर गांव में रहने वाला, नालंदा जिला का। मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, फिर MS ऑल इंडिया में मेरिट गए और अभी बिहार मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रार हूँ, स्वतः मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर रहा हूँ, नेशनल मेडिकल कमीशन का मेंबर हूँ और ऑल इंडिया IMA का प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। भाइयों, कोई जरूरी नहीं है कि काफ़ी इंग्लिश में बोलने वाला और काफ़ी हिंदी बोलने वाला ऐसा कुछ कर सकता है। समझदारी होनी चाहिए और समाज में, समाज के लिए जो किया है, जनहित का जो कार्य करता है, भगवान उसको मदद करते हैं। मैं सैल्यूट करो नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करता हूँ। किसी भी ऑपरेशन करने के पहले मैं उनका स्मरण करता हूँ, कुछ फोन करता हूँ। और जो 10-15 ऑपरेशन करने वाला, मेरा सब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। भाइयों, हमारे खिलाफ 7-8 डॉक्टर थे बॉम्बे और तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, दिल्ली, सब लोगों ने हमारे फेवर में विड्रॉ किया। इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड ऐसा है जो मैं अनकंटेस्टेड ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बना। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग सभी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। पढ़ाई में ढिलाई नहीं करना चाहिए। अपने के दिन रात अपना देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, इससे आपको दिक्कत होगी। आप लाइफ में नहीं ठीक से पढ़िएगा। एटलीस्ट आपको 12, 14, 18 घंटा तक मेहनत करिएगा, तब एक बार में आप नेट कंपटीशन कंप्लीट करिएगा। बहुत टफ कंपटीशन। इसमें हमने देखा है, जो रेगुलर देहात का भी लड़का जो ठीक से पढ़ता है वो कंप्लीट कर जाता है। अब मेडिकल साइंस में डॉक्टर ही ऐसा है, डॉक्टरी ऐसा चीज नहीं है। यदि उससे अच्छा नंबर नहीं आया तो डेंटल में आप जा सकते हैं। डेंटल में भी आप नहीं अच्छा किए हैं तो आयुर्वेद में जा सकते हैं। उसमें नहीं तो आप वेटनरी में जा सकते हैं। सब एक ही कंपटीशन से होता है। और किसी भी कंपटीशन, किसी भी जगह जहाँ आपको जॉब मिलता है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। जहाँ आपका एडमिशन होता है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। यदि आपको वेटनरी में मिल गया तो वहाँ एडमिशन लीजिए और फिर से तैयारी कीजिए मेडिकल कंपटीशन का, तो अगले बार आपको मेडिकल कंपटीशन में भाग लें। यदि मेडिकल इंजीनियरिंग और वेटनरी आयुर्वेद में आपका नहीं होता है तो आपको चाहिए, यदि इस प्रोफेशन में रहना है तो आप क्रेशर का ट्रेनिंग लीजिए, नर्सेज का ट्रेनिंग लीजिए, आप OT असिस्टेंट का ट्रेनिंग लीजिए। आपको अच्छा जॉब मिलेगा और आप बहुत सुखी रहिएगा। और एक एक आदमी का 2000-3000 रुपया है। इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सब जगह आपका ऑब्जर्वेशन होगा और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। भाइयों, आप किसी के लायक कुछ नहीं कर पा रहे हैं और गाँव में स्थिल बैठे हुए हैं, बैठ कर ताश कर रहे हैं, तो एक हमारी आउट ऑफ लाइफ, मैंने हम अलग से आप लोग बात करना चाहते हैं। जहाँ है गांव में, यदि आप थोड़ा सा भी आपको खेत पता है तो अच्छा से खेती करें। मैं किसान डॉक्टर हूँ। नालंदा जिला में हमसे ज़्यादा कोई पैदा नहीं करता है। मैं 500 में धान बेच चुका हूँ और 500 धान बेचूंगा। भाइयों ने हमसे ज़्यादा कोई मेहनत कर सकता है
रंजीत जी को पता है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। सवेरे 6 बजे से 1 बजे रात तक काम करता हूँ और महीना में 2 दिन जाता हूँ, 4 स्टाफ रखता हूँ। मेरा 4-5 मछली का तालाब है। 10 एकड़ में मैं गाछ लगाया हुआ हूँ जो 400 पे आम का पेड़ है। मैं अभी जाऊँगा, हमारे साथ आए हुए हैं, उनको लेकर गाँव दिखाऊंगा कि गाँव में लोग कैसे रहा जाता है। मैं जो गाँव में घर बनाया हूँ और उसका घर पटना में मेरा नहीं है। तो आप मेहनत करिएगा तो 2 पैसा हर जगह कमा सकते हैं। किसी की शिकायत करने से, जात पात करने से आपको समाज में कुछ नहीं मिलेगा। मेडिकल प्रोफेशन बेस्ट प्रोफेशन है, जहां आप जनहित में सेवा करिएगा आपको भगवान भी आपको मदद करेगा, भगवान भी आशीर्वाद देगा। उससे रिलेटेड जितने भी हैं कि वो फैक्ट्री का भी सेवा करिएगा, गाय भैंस का भी इलाज करिएगा, उसमें भी भगवान आपको मदद करेगा। आप आयुर्वेद में नहीं तो बहुत बड़े आयुर्वेद अच्छा बनिएगा। आप उसमें आप डिरेशर और कंपाउंडर बनिएगा, प्रॉपर्टी लेके उसमें भी बहुत बड़ा आदमी बनिएगा। कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो जिस गांव में रहते हैं गांव में ही खेती, गांव में उन्नत खेती करिए और गांव वालों को दिखाइए कि हम क्या कर रहे हैं। भाइयों, हमारे गांव में कोई आदमी खेती नहीं करते थे। हमारे भाई भतीजा लोग 50 एकड़ जमीन बेच दिए। हमने सब जमीन को रोका, नहीं बेच सकते हैं। और मैं गांव में खेत खरीदा, 15 बीघा जमीन खरीद करके आज तो 20 बीघा का एक प्लॉट बढ़ा करके 7 ओपन बोरिंग कर करके, जबकि गांव में बहुत कम रहते हैं। आज जाइएगा, पूछिएगा कि लोधीपुर में सबसे अच्छा खेती कौन करता है। बिन थाना में, थाना ब्लॉक में तो सब बोलेगा ट्रैक्टर से आगे नहीं करते। आपसे हमारी यही राय है कि समाज में रह के जिस क्षेत्र में रहिए आगे बढ़िए। आपको जो पॉलिटिक्स में ही मन लगता है तो ईमानदार पॉलिटिशियन बनिए। सुबह से शाम तक कमीशन के चक्कर नहीं लेकर के अपना काम करिए, लोगों को ऑब्लाइज करिए, लोगों का इलाज करिए और इलाज करवाइए और घूमिए। किसी तरह का दिक्कत समाज में उस पर ध्यान दीजिए। आप हमारे इस तरह के विद्वान RSS हैं हमारे सुमन जी, जिनकी भाषा और जो बात कर रहे थे लग रहा था कि क्या बोल रहे हैं। इनके ऐसे विद्वान बनिए। हमारे से ऑफिस गए, हम बहुत हम इंटरेस्टेड हैं और लोग के हम जाते हैं, पहुँच और लोग हैं, चाहे हमारे रंजीत जी हैं, इन लोग को जो सेवा भाव देखते हैं हमको लगता है हमको भी RSS में जाना चाहिए, हम इस तरह की सेवा करें। और मैं इनके हर आदमी से, रामदत्त जी हैं, नागेंद्र जी हैं, सब लोग हमारे से मित्र हैं। हर पूजा में, छठ पूजा हुआ, मैं पूरा RSS वालों को बुला के अपना प्रसाद खिलाया। इतने अच्छे लोग लगते हैं कि अब हम इसकी वर्णन नहीं कर सकते। तो समाज में सुखी रहने के लिए बहुत साफ हमारे हैं। तो अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं, इनसे सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं है। आप हाई पैसा लगे रहते हैं, ये लोग सब लोग मोबिलाइज करते हैं, मदद करते हैं, तो आप आज सभी सुखी रहते हैं। इसलिए सुखी रहने के लिए आपको दिल में संकल्प होना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में है, जो क्षेत्र हमने चुना है उसमें अच्छा करके दिखाना है। लोगों ने कहा कि आप मेडिकल के MLA MP में भाई MLA MP हम नहीं खड़े होंगे, इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आप जीत तो जाएंगे ही, लेकिन हमारा प्रोफेशन बर्बाद हो जाएगा। तो हम IMA का पॉलिटिक्स किया और IMA के पॉलिटिक्स में देखिए रजिस्ट्रार, हम 15-16 साल से मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रार हूँ। 3-4 बार मैं जीता इलेक्शन में, हमको कोई नहीं हराया। बिहार IMA में 32 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ है। सबको लेके चलते हैं, सब लोग को लेकर चलने से फायदा ये होता है कि मेरा IMA बिना इलेक्शन का सब कुछ होता है।